अस्सलाम वालेकुम टू जेके सिविल सर्विसेज। आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस के लिए। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए होंगे तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर तो कंप्लीट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस में डिफरेंस पढ़ लिया हमने। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन सी एग्जाम्पल किस वाली कैटेगरी में आता है। हमने थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया है। और हाँ, डिकम्पोशन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ ली। जैसे कि हमने पढ़ लिया है डिकम्पोशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और डिकम्पोशन में ही बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आती है। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा जो था, रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा लास्ट वाला था, जहाँ पे हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी को होगा तो दूसरे को ज़रूरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलती है। तब तक एक एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा जब तक न कोई एटम वहां से इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए रेडी होगा। गर्ज के अगर एक को ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो दूसरे को वहीं पे रिडक्शन होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है साइड बाय साइड चलती है, इसलिए हम रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से इसको पढ़ते हैं। तो कोरोजन भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि कैसे आयरन के कोरोजन जो है, कैसे ऑक्सीजन और वाटर जो है, कैसे ये मेटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब चीज़ मानी जाती है मेटल्स के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि मेटल्स को ऑक्सीजन और वाटर से दूर रखा जाए। जितना अगर मेटल को आप जितना फ्लैट रखेंगे, अगर आप मेटल को फ्लैट रखेंगे, ऐसे फ्लैट रखेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे कि उसमें वाटर जमा होने के चांसेस हो, तो आप देखिएगा कि अगर उसके कोरोजन होने की रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, 10 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाएगा इस मेटल के ऊपर। इसके बजाय अगर आप इसको वर्टिकली रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, तो ये जो वाटर होता है ये इस पे जमा नहीं हो सकता है। गर्ज कि वहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में ज़्यादा जो है आयरन की रस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। मगर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आयरन की रस्टिंग को कम करने के लिए, जैसे कि पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम मेटल्स के लिए करते हैं। एलॉइंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलॉयज तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे स्टील तो हम बहुत यूज़ करते हैं। स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है ज़्यादातर। मगर अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन और क्रोमियम होता है इसमें। रेंसिडिटी के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है और कैसे आप रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है रेंसिडिटी को, अगर आप जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का इस्तेमाल करेंगे या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें बस हमें 2 ही लेक्चर्स अब लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो मेटल्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चैप्टर। तो कैसे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, मेटल्स अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे मेटल्स, क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम मेटल्स के बारे में ही बात करेंगे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम यही देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि मेटल जो होता है, कैसे आप मेटल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मेटल मैंने पहली एक लाइन यहाँ पे बनाई हुई है कि मेटल जो होता है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी भी मेटल के बारे में बात करेंगे, चाहे सोडियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम हो, अगर इसकी पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पोर्शन होता है, यहाँ तक का पोर्शन, आधे तो इसमें भी, आधे तो यहाँ से भी,
तो इतना जो पोर्शन होता है, और नीचे भी एक पोर्शन होता है, नीचे भी, वो तो बहरहाल होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये इतना पोर्शन मेटल्स का होता है, इतना पोर्शन मेटल्स का होता है, और इतना ही पोर्शन नॉन मेटल्स का होता है। अगर इसकी नॉन मेटल्स का पोर्शन बहुत ही कम होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा 10th क्लास में, तो आपने देखा होगा ग्रुप 1 यहाँ पे होता है, ग्रुप 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप्स में से मैक्सिमम जो ग्रुप्स होते हैं उनमें मेटल्स होते हैं। यहाँ तक तो हमने बोल दिया आपको, यहाँ तक तो सारे मेटल्स ही होते हैं, यहाँ तक तो मेटल्स ही मेटल्स होते हैं। मगर यहाँ से भी मेटल्स होते हैं कुछ, यहाँ से भी कुछ मेटल्स होते हैं, अगर इसके नॉन मेटल्स का पोर्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब मेटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम मेटल को बोलते हैं, मेटल एक ऐसी एंटिटी है, ये मेटल एक ऐसा एटम होता है। मेटल में ऐसे एटम्स होते हैं, मेटल भी तो एटम्स का ही बना होगा ना, तो मेटल में ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ये मेटल्स। अब मसला ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मगर क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इनका साइज जो है वो लार्ज होता है। साइज लार्ज होने के कारण क्या हो जाता है, न्यूक्लियर पुल जो होता है वो कम हो जाता है। अब ये न्यूक्लियर पुल या फिर न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब तो ये मसला हो गया, ये क्या चीज़ हुआ? देखिए, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिनकी चार्ज पॉजिटिव होती है। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। और इस पॉजिटिव चार्ज का काम होता है इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। और जब ये एटम के शेल को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, जब जितना ज़्यादा ये इसको खींचेगा, जितना ज़्यादा ये उसको इसको खींचेगा, उतना ही ये एटम साइज में कम हो जाएगा, साइज में कम हो जाएगा। जितना ये न्यूक्लियस इस एटम को, इस शेल को नहीं खींच पाएगा, देखिए नहीं खींच पा रहा है इसको, तो इसका साइज कंपैरेटिवली पहले केस से बड़ा होगा। अगर इसका काम होता है, इसका काम होता है इस शेल को अपनी तरफ खींचना और एटम के साइज को डिक्रीज करना होता है इसका काम। इसको आप बोलते हो, इस पॉजिटिव चार्ज को आप बोलते हो न्यूक्लियर चार्ज, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज होती है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स की ही चार्ज पॉजिटिव होती है। और यहाँ से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। ठीक है, अब मेटल्स के बारे में क्या बात लिखी गई है, मेटल्स के बारे में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनके एटम का साइज बड़ा होता है। अब बड़ा क्यों होगा? बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज जो इनकी होगी, जो ये न्यूक्लियर पुल होगा, वो उतना नहीं होगा। न्यूक्लियर पुल कम है। और न्यूक्लियर पुल कम क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, मेटल्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, तभी जाके न्यूक्लियर पुल भी कम होगा। और जब न्यूक्लियर पुल कम होगा तो एटम का साइज बड़ा होगा। और जब एटम का साइज बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, जब एटम का साइज बड़ा होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका काम है ना इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना, इसका काम है इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। अब चूंकि अगर ये न्यूक्लियर चार्ज कम होगी, अगर ये न्यूक्लियर चार्ज कम होगी, लेस होगी न्यूक्लियर चार्ज, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा।
तो नटशल में आपको क्या याद रखना है? देखिए, नटशल में आपको याद रखना है कि मेटल जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनका साइज लार्ज होता है। साइज लार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर पुल कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है। क्यों निकलता है इलेक्ट्रॉन जल्दी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज है जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही है अपनी तरफ, वो बहुत ही वीक है, वो तो कमज़ोर है, वो नहीं खींच पा रहा है इसको। इसलिए तमाम जो मेटल्स होते हैं, तमाम मेटल जो होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो दिस मीन्स मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं बिकॉज ऑफ लेस न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ लेस न्यूक्लियर चार्ज। ऐसे मेटल जो होते हैं, ऐसे एटम्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हम ऐसा बोलते हैं मेटल जो होते हैं, देखिए नटशल में हम बोलेंगे मेटल जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज? क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम होता है। और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसलिए जो मेटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बजाय अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ देखें, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स में कौन कौन आता है? नॉन मेटल जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, फ्लोरीन है, ये हो गए आपके नॉन मेटल्स। ठीक है। अब ये नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका क्या मसला होता है? बताया जा रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों गेन करेंगे? सारा उसका उल्टा आपको चलना है, इसका आपको वाइस वर्सा करना है, उल्टा चलना है आपको इसके। देखिए क्यों करेंगे ये गेन इलेक्ट्रॉन्स को? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने टाइटली होल्ड किया है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो टाइटली होल्ड किया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो टाइटली होल्ड किया है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो सकते हैं। किसके केस में? नॉन मेटल के केस में। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। अब अगर इनको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दिखा, अगर इनको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दिखा तो इनका न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लेते हैं। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी ने लूज किया होता है, किसी मेटल ने लूज किया होता है, तो ये नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नटशल में बताइए क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से नॉन मेटल्स का साइज कम होता है, जिसकी वजह से उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली हेल्ड होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली हेल्ड होते हैं, बाहर का अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये उसको भी गेन करेंगे। इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो नटशल में हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या, अगर हमारे पास मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ से नॉन मेटल होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो metals are electropositive elements whereas non-metals are electronegative elements, non-metals are electronegative elements। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखिए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सबने पढ़ा होगा, ये तो सबको पता होगा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो भी मेटल्स आपके पास होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे आयरन है, जैसे जिंक है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, ये सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स। ठीक है। मगर एक ही मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, वो कौन होता है? वो होता है मर्क्यूरी।
मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। मरकरी का सिंबल होता है Ag। ऐसे ही सारे मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे कि आयरन को देख लीजिए कितना हार्ड होता है आयरन, जैसे जिंक को देख लीजिए बहुत हार्ड होता है, जैसे गोल्ड को देख लीजिए बहुत हार्ड होता है, जैसे कि सिल्वर को देख लीजिए बहुत हार्ड होता है। अगर इसके मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। अब कौन सा मेटल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है? टंगस्टन माना जाता है बहुत ही हार्ड मेटल। टंगस्टन टंगस्टन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। क्रोमियम भी बहुत हार्ड होता है, आयरन भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो टंगस्टन माना जाता है सबसे हार्ड, और आयरन और क्रोमियम भी हार्ड मेटल्स माने जाते हैं, बहुत ही हार्ड मेटल्स होते हैं ये। अब आधे मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कौन कौन सा मेटल सॉफ्ट है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम भी आता है, यहाँ पे लिथियम भी आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये वैक्स के जैसे होते हैं, वैक्स जैसे वैक्स नहीं होता है वैसे ही होता है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ये वैक्स के जैसा होता है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। आपने सुना होगा वो कौन से मेटल्स होते हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं? वो होते हैं सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब ये सेकेंडरी क्वेश्चन है कि क्यों होते हैं आधे मेटल्स सॉफ्ट, क्यों होते हैं आधे मेटल्स हार्ड? ये सारा मेटालिक फोर्स पे डिपेंड करता है, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। और मेटालिक फोर्स एक चीज़ नाम का एक चीज़ है, उस पे डिपेंड करता है, उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो हमने नटशल में याद रखा कि मेटल्स हार्ड होते हैं सारे के सारे, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। लश्चर भी होता है मेटल्स में। लश्चर क्या होता है? लश्चर होता है चमक होती है मेटल्स में। मेटल्स चमकीले होते हैं, जब भी इन पे लाइट पड़ती है ये चमकते हैं। तभी जाके मेटल जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स में। और सबसे ज़्यादा चमकने वाले जो मेटल्स है वो है आपके पास गोल्ड है और सिल्वर है। ये बहुत ही चमकदार मेटल्स होते हैं। प्लैटिनम भी है, वो भी चमकता है मेटल। और सबसे ज़्यादा जो हाईली चमकता है मेटल वो है गोल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन है इसमें, लश्चर में कौन सी एक्सेप्शन है। देखिए मेटल्स तो सारे चमकते हैं, मगर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, मगर वो भी चमकता है, वो भी चमकता है। अदरवाइज नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं, मगर मेटल्स ही जाके चमकते हैं। मगर नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। ये तो मुझे नॉन मेटल्स में लिखना था, मगर ये तो हो गया है अब यहाँ पे, अब इसको कर लीजिएगा आप। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, हार्ड होते हैं, इनमें लश्चर होता है, मैलेबल होते हैं मेटल्स, मैलेबल होते हैं। और मैलेबल क्या होता है? मैलेबल होता है अगर आप किसी चीज़ को शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, शीट्स में, अगर आप किसी चीज़ को शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैलेबल होना। टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, उसको हम बोलते हैं मैलेबल, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मैलेबल कौन सा वाला मेटल है? वो है गोल्ड। सबसे ज़्यादा मैलेबल, सबसे ज़्यादा मैलेबल। उसके बाद जो मेटल मैलेबल है वो है सिल्वर, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैलेबल है, इसलिए इनको शीट्स में ड्रॉ करना ये बहुत ही थिन शीट्स में हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही थिन फॉइल्स में, बहुत ही ज़्यादा थिन फॉइल्स में हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए डक्टाइल भी होते हैं मेटल्स। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है अगर आप किसी चीज़ को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल होना। वायर्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डक्टाइल होना। अब कौन कौन सा मेटल ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होता है? गोल्ड को आप बहुत ही थिन वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे, गोल्ड के जो होते हैं सेट्स आते हैं, बैंगल्स आते हैं गोल्ड की, तो आपने देखा होगा कि कैसे उनपे छोटे छोटे ऐसे से करके वायर्स लगे होते हैं। वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। सो गरज के गोल्ड बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होता है। उसके बाद सिल्वर भी बहुत ही डक्टाइल होता है। एमडी लिखा है मैंने, मोस्ट डक्टाइल होते हैं, मोस्ट डक्टाइल, ठीक है। ऐसे ही जो गुड कंडक्टर्स होते हैं,
ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कौन से जो ये मेटल्स होते हैं ये बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं वायर्स बनाने में। वायर हम बनाते हैं, अगर हम वायर बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाएंगे, वो भी मेटल के ही बनाएंगे। अगर हम हीटर में इस्तेमाल करेंगे कॉइल्स, वो भी मेटल के ही बनाएंगे। गरज गरज कि जिनमें भी आपको करंट को पास करना है वो आप मेटल्स ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेटल होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होता है, वो होता है सिल्वर। सिल्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बाद गोल्ड आता है, देन गोल्ड, उसके बाद गोल्ड आता है। सिल्वर के बाद गोल्ड होता है जो बहुत ही हाई, बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी होता है। इसलिए हम अगर जब भी हम बर्तन को इस्तेमाल करना है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए ना, क्योंकि जब वो अपने में से हीट पास होने देगा तभी जाके खाना पकेगा। इसलिए हम जो बर्तन होते हैं वो भी मेटल्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम मेटल्स के ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वायर्स जो है, वायर ज़्यादातर जो हमारे पास जो वायर्स होते हैं वो ज़्यादातर एल्युमिनियम के बने होते हैं, एल्युमिनियम के, मगर आधे वायर्स कॉपर के भी बने होते हैं। ठीक है, आपने कोई वायर देखी होगी जो ब्राउन कलर की होगी, वो कॉपर की वायर होती है, और जो वाइट कलर की होती है वो एल्युमिनियम की वायर होती है। गरज की वायर्स जो होती है वो बनी होती है मेटल्स की, एल्युमिनियम की, कॉपर की बनी होती है। सिल्वर मगर बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मगर सिल्वर जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेटल जो होते हैं वो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, बहुत ही हाई। क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं इसलिए इनको मेल्ट करना आसान नहीं होता है। इनको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ही हीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल जो होते हैं ये बहुत ही, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। एक्सेप्ट किसका, किसका हाई नहीं होता है? सोडियम और पोटेशियम का बहुत लो होता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम वैक्स वैक्स फॉर्म में होते हैं ना, वैक्स फॉर्म में होते हैं, तो इनको मेल्ट करना आसान हो जाएगा। मेल्ट करना आसान हो जाएगा तो कम हीट लगेगी, कम हीट लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, उसके बाद टंगस्टन जो मेटल होता है, टंगस्टन, टंगस्टन आपको याद रखना है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, वो होता है 3414। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, इसलिए टंगस्टन के ही इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम बल्ब्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास लैंप होते हैं, उनमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, वो हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं ज़्यादातर हम उनको टंगस्टन ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि हीट होने पे ये मेल्ट ना हो जाए, ज़्यादा हीट होने पे ये मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, देखिए आप ये याद रखिएगा कि टंगस्टन को आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हम देखेंगे कि कैसे जो ये मेटल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ। पहले हम देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मगर दो मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? वो है आपका सिल्वर और है आपका गोल्ड। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिल के बनाता है ऑक्साइड, बनाता है पेरोक्साइड, बनाता है सुपर ऑक्साइड, बनाता है। तीन चीज़ें बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है, पेरोक्साइड भी बनाता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, ज़्यादातर आप याद रखिए ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स। जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और उसने बनाया है सोडियम ऑक्साइड। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं, जो जब ये मेटल ऑक्साइड बनते हैं, जब ये मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, इनका नेचर बेसिक होता है। बेसिक का क्या मतलब होता है? बेस या अल्कली किसको हम बोलते हैं? बेस या अल्कली हम किसको बताते हैं? हम इसको बोलते हैं कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाया ना बेस, बनाया बेस, इसने अल्कली बनाया, इसने अल्कली या बेस एक ही चीज़ को बोलते हैं।
ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाया बेस इसने। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस बनाया, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस बनाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने याद रखा कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाते हैं ऑक्साइड्स, और ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मगर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी है जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जो एसिड भी बनते हैं, कभी कभी वो एसिड का रूप दिखाते हैं, कभी कभी वो बेसिक जो है नेचर दिखाते हैं। तो वो एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको आप एसिड भी लेते हैं, बेस भी लेते हैं, इनको आप बोलते हैं एम्फोटेरिक, इनको आप बोलते हैं एम्फोटेरिक। अगर इसके दो ऑक्साइड्स मेटल के ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, एक है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और दूसरा है जिंक का ऑक्साइड। ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, रिएक्शन विद वाटर हम देखते हैं। जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। कैसे लिबरेट हो जाता है हाइड्रोजन गैस? ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और पीछे रह जाएगा हाइड्रोजन, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर इसके वाटर के साथ मिलके ही हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए ये जो सोडियम होता है, सोडियम है, जैसे कि पोटेशियम है, लिथियम है, ये वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत ही वायलेंटली। खास करके सोडियम बहुत ही वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वायलेंटली क्या होता है? वायलेंटली होता है जो ही आप सोडियम को पानी में डिसॉल्व करेंगे वहाँ पे आग लग जाएगी। कैसे? क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक आपको याद है, वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट हो जाती है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है और वहाँ पे हीट भी लिबरेट हो जाती है साथ साथ में। अगर इसकी हाइड्रोजन गैस को हीट मिल जाती है, इसको इग्निशन मिल जाता है, जो ही इसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैच करता है फायर को, वो जलना स्टार्ट करता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्यूल एक्ट करता है ना, फ्यूल करता है एक्ट हाइड्रोजन गैस। इसलिए सोडियम की जो रिएक्शन होती है बहुत ही वायलेंट होती है वाटर के साथ। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को जो है, सोडियम और पोटेशियम को जो है हमेशा पानी नहीं, हमेशा कैरोसिन के अंदर जो है, पानी के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी के साथ तो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। कैरोसिन के अंदर हम इसको जो है रखते हैं, स्टोर रखते हैं कैरोसिन के अंदर, ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ जाए, ठीक है। अब जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर पाता है रिएक्ट। जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो ना तो हॉट वाटर के साथ ना तो कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर इसके डिफरेंट मेटल जो है वाटर के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होता है। एक और चीज़ याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं, फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो चिपक जाते हैं इसके आसपास, और इसलिए ये फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो ऐसे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मगर स्टीम के साथ करते हैं रिएक्ट। स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। देखिए बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, ये देखिए हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मगर ये जो होता है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ZAF, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। आयरन है ना, Fe। सो ये जो जैफ होता है, जिंक,
एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मगर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते हैं। एक और चीज़ याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर भी तो आ गया। कॉपर ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, करते हैं क्या? आपको तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लगा के होते हैं, क्या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत इनर्ट मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। आपको ये याद रखना है कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को जब उनको पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं। अब आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो ऑक्साइड देता है, मगर ऑक्साइड देता है, हाइड्रोक्साइड नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आज का जो टॉपिक है, ये हो गया फिनिश आपको। हम देखेंगे एक और चीज़, हम देखेंगे यहाँ पे, हम इसको फिनिश कर लेते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। एसिड्स के साथ मेटल जो है रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करते हैं। वाटर के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, एसिड्स के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। मगर एक चीज़ याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब मेटल्स एसिड्स के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एक और चीज़ याद रखना है कि जो इनर्ट मेटल्स होते हैं, इनर्ट मेटल्स वो नहीं मिलते हैं एसिड्स के साथ, नहीं मिलते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, मगर एक चीज़ है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक चीज़ है, ये एक्वा रेजिया जो है ये होता क्या है? ये होता है नाइट्रिक एसिड और HCl की कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है, उस मिक्सचर को आप बोलते हो एक्वा रेजिया। और ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये इतना डेंजरस होता है कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा करोसिव होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। ये गोल्ड को भी डिसॉल्व करता है। और किस रेशो में होता है? 1:3 रेशो में होता है नाइट्रिक एसिड और HCl। गर्ल्स कि अगर आप 1 लीटर लेंगे नाइट्रिक एसिड का, HCl का लेना है 3 लीटर। ठीक है, ऐसे करके बात है। और देखिए एसिड के साथ जब मिलते हैं मेटल्स तो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस तो मैंने पहले ही बताया आपको, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो नटशल में आपको ये याद रखना है कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक होते हैं। मेटल जो है वो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। मगर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं और एसिड्स के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं मेटल्स। एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। एक्वा रेजिया होता है, एक मिक्सचर होता है, किस किस का होता है? नाइट्रिक एसिड और HCl का होता है। इन द रेशो, किस रेशो में? 1:3 रेशो में। चलिए ये तो हो गया। कल हम उठाएंगे नॉन मेटल्स और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।